अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि बेटा आप लोग जो है वो सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 8 की बात करनी है और लेक्चर नंबर 8 के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा बेटा ऑप्टिकल फाइबर। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो कि डेफिनेशन है वो ये है कि व्हेन एन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए डेंसर टू ए रेयर मीडियम सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा फिर क्या होगा, द रे रिफ्लेक्ट्स बैक। तो फिर रे जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी इनटू द सेम मीडियम, वो मीडियम चेंज नहीं करेगी। यानी कि जब लाइट डेंजर से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल करेगी कुछ इस तरह से कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, यानी वो बाउंड्री से टकरा के वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, यानी कि दूसरे मीडियम में एंटर नहीं होगी, यानी कि डेंजर से रेयर में एंटर नहीं होगी, वो डेंजर में रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम TIR से भी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसको समझते हैं डायग्राम से। फर्ज करें जो हमारे पास जो ब्लू पोर्शन है वो है बेटा वाटर, और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N1 है, ठीक है। और उसके अलावा इसकी जो सराउंडिंग मटेरियल है वो है एयर, और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N2 है, वो दिया हुआ है, ठीक है। तो N1 जो है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और N2 जो है वो किसका है, एयर का है। और एयर का भी आपको पता है उसकी वैल्यू 1 होती है। इसमें यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है S, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से कुछ लाइट रे जो है वो यहाँ से एमिट हो रही हैं, उनके नाम लिख लेते हैं हम लोग। ये लाइट रे नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और इस तरह से ये लाइट रे नंबर 4। सबसे पहले लाइट रे नंबर 1 देखते हैं। और लाइट रे नंबर जो 1 है वो देखें वो स्ट्रेट जा रही है, और वो लाइन जो है जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट है वो जो बाउंड्री है ना, वाटर एयर बाउंड्री, और वाटर एयर बाउंड्री आपको पता है हॉरिजॉन्टल है। और ये जो रे नंबर 1 है ये बेसिकली वाटर एयर बाउंड्री के नॉर्मल जा रही है। और आपको पता है एक नॉर्मल लाइन भी ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन होती है जो हमारे पास दो जो हमारे पास मीडियम होते हैं उनकी जो बाउंड्री होती है उसको नॉर्मली जो है वो कट कर रही है, उसको नॉर्मल लाइन कहते हैं। तो ये जो रे नंबर 1 है, इस रे नंबर 1 को हम ये भी कह सकते हैं कि ये रे नंबर 1 जो है वो अलॉन्ग दी नॉर्मल लाइन है। और ये बेटा जब लाइट रे जो है वो जब बाउंड्री से टकराएगी, ये टकराने के बाद जो है वो अपना मीडियम जो वाटर है उसको छोड़ के डेंजर रेयर मीडियम यानी कि एयर के अंदर जो है वो ट्रैवल कर जाती है, मूव कर जाती है। यानी कि वाटर जो है वो यहाँ पे डेंजर है और एयर जो है यहाँ पे रेयर मीडियम है। लाइट जो है वो वाटर से एयर में एंटर हो जाती है। और यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पे लाइट जो है वो 100%, यहाँ पे लाइट 100% जो है वो वाटर को उसने छोड़ दिया हुआ है, यानी 100%। ये यहाँ पे जो फिनोमेना हुआ है, ये जो फिनोमेना हुआ है ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हुआ है। यहाँ पे रे नंबर 1 जो है ये परफेक्टली रिफ्रैक्शन का फिनोमेना जो है वो परफॉर्म कर रही है। यहाँ इसके अंदर जो है वो यूँ कह लें आप लोग कि परफेक्ट जो है वो रिफ्रैक्शन हो रही है, नो रिफ्रैक्शन, ठीक है, 0% रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये लाइट बेंड भी नहीं होती। जो लाइट स्ट्रेट जो है वो एक ऐसी लाइट है जो नॉर्मल लाइन के अलॉन्ग जो है ट्रेवल करती है, वो बेंड नहीं होती और अपना मीडियम छोड़ देती है। अच्छा, अब बेटा दूसरी लाइट रे की बात करते हैं। अच्छा, ये जो लाइट रे नंबर 2 है, ये जो नॉर्मल लाइन है जिसको मैं N कह देता हूँ, ये नॉर्मल लाइन है जो कि रेड कलर की आपको नज़र आ रही है। ये नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है वो लेट से वो θ1 है, वो θ1 है। और ये वाली जो लाइट रे नंबर 2 है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो θ1 है, ये लाइट रे जो है ये बाउंड्री से टकराएगी। टकराने के बाद ये लाइट रे जो है वो कुछ मीडियम से बाहर चली गई है, यानी कि वाटर से एयर में चली गई, यानी कि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन लाइट जो रिफ्रैक्ट कर गई है, एयर में एंटर हुई है, वो 100% नहीं हुई।
वो लेस देन 100% होगी। क्या होगी? वो लेस देन 100% हुई है। मे बी अब ये लेस देन 100% है, तो मे बी ये जो है कह लें आप 98% या 95%, यानी कुछ सम हाउ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है ना, कुछ सम हाउ लाइट रिफ्लेक्ट करती है, यानी यहाँ पे लाइट की टोटल यानी कि परफेक्ट रिफ्रैक्शन नहीं हुई, ठीक है ना। लेकिन जो इसमें डोमिनेंट जो प्रोमिनेंट जो फिनोमिना हुआ है, जो ज़्यादा फिनोमिना हुआ है, वो रिफ्रैक्शन का हुआ है, ठीक है ना। तो एक लाइट रे नंबर 3 है। अब लाइट रे नंबर 3 देखें, उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो रे नंबर 2 की निस्बत बड़ा है। अब आप रे नंबर 1 पे दोबारा आए। रे नंबर 1 में ऐसा हुआ है कि लाइट जो है वो बेंड हुई है। गौर से देखें, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो θ2 है, जो रे नंबर 2 का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो θ2 है। अब जो क्या हुआ है कि लाइट अवे बेंड हुई है, तो इस तरह से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाना शुरू कर दें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता है। तो होता कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, यानी वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये थीटा सी से इग्नोर करते हैं। जो रे नंबर 3 है, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, क्योंकि रे नंबर 3 जो है, रे नंबर 3 जब वो बाउंड्री से टकराती है तो वो बाउंड्री के पैरेलल हो जाती है, वाटर एयर बाउंड्री के पैरेलल हो जाती है, और उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनता है, इसलिए उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। और रे नंबर 4 जो है, अब रे नंबर 4 को जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल लाइन के साथ, वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। तो ऐसी लाइट रे जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है, वो जब बाउंड्री से टकराती है, टकराने के बाद उसकी बेटा 100% रिफ्लेक्शन होती है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन 0% है, रिफ्रैक्शन हुई नहीं है। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटली लाइट रिफ्लेक्ट की है, रिफ्रैक्शन नहीं हुई यहाँ पे। तो ये कब हो सकता है, कब होता है? बेटा ये जैसा कि डेफिनेशन भी है और जैसा कि डायग्राम में भी है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी और लाइट जो है एस्केप नहीं करेगी। लाइट वाटर के अंदर है तो वाटर में ही रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी, वो एयर में नहीं जाएगी। लेकिन अगर एंगल जो है वो इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल है, तो बेटा क्या होगी? रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा, और सम हाउ जो है वो रिफ्लेक्शन भी हो रही होगी। लेकिन अगर रे नंबर 1 पे देखें, तो रे नंबर 1 में जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 डिग्री है, क्योंकि वो नॉर्मल लाइन के साथ पैरेलल है, तो 0 डिग्री है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होता है, उस वक्त जो है बेटा उसको मैं बोलूँगा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बोलेंगे, उसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो रे नंबर 1 का जो है वो टोटल इंटरनली बोलेंगे, टोटल रिफ्रैक्शन हो रही है और नो रिफ्लेक्शन। लेकिन रे नंबर 4 की बात करें, इट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है एंड नो रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर रे नंबर 2 और 3 देखें, तो बेटा इसमें जो है वो रिफ्रैक्शन भी हो रही है और साथ में रिफ्लेक्शन भी हो रही है। लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो हमारे पास जो फिनोमिना हो रहा है रे नंबर 2 और रे नंबर 3 के अंदर, तो वो कौन सा हो रहा है? वो रिफ्रैक्शन का ही हो रहा है, ठीक है। तो ये है बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं? नंबर 1 उनमें है कि द इंसिडेंट लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगी? जब लाइट डेंसर से रेयर में एंटर होगी, ना कि रेयर से डेंसर में। तो लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो ये बात आपने इस बात का ख्याल रखना है कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही हो, यानी भारी मीडियम से हल्के मीडियम की तरफ जा रही है। अब दूसरा जो है वो कंडीशन, उसकी दूसरी कंडीशन ये है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवानी है तो इस बात का जो है वो ख्याल रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा होगा तो बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी, बल्कि रिफ्रैक्शन का फिनोमिना जो है वो होगा।
और लाइट जो है जो रिफ्लेक्ट बैक करेगी वो वेरी स्मॉल अमाउंट में करेगी, जैसा कि हमने लास्ट जो है वो स्लाइड में किया। तो इसको हम लोग इस तरह करते हैं कि हम सपोज करते हैं जो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल होता है ना बेटा, तो हम सपोज करते हैं कि जो लाइट जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो मिनिमम होती है, तो हम उसको वैसे ही इग्नोर कर देते हैं। तो हम यही कहते हैं कि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा, लेकिन एक्चुअली होता यही है कि रिफ्लेक्शन भी होती है लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में, उसको वैसे हम लोग इग्नोर भी कर रहे होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल हो तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, क्योंकि हम लोग रिफ्लेक्शन भी स्मॉल अमाउंट में हो रही होती है लेकिन उसको हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। अब बेटा बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की कि ऑप्टिकल फाइबर है क्या। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो एक वायर ही होती है, वायर होती है। और ये किसकी बनी होती है? कहते हैं ये ग्लास या फिर एनी अदर ट्रांसपेरेंट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की बनी होती है। यानी ग्लास है तो वो भी डाई इलेक्ट्रिक होगा, या इसके अलावा ग्लास के अलावा कोई और मटेरियल जो है, लेकिन हाँ ये होनी ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए, ठीक है ना। ग्लास भी ट्रांसपेरेंट होता है, इस तरह प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट हो, यानी इसके अलावा जो है वो और भी अगर आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मटेरियल है, तो उसके भी आप फाइबर जो है वो बना सकते हैं, ये वायर बना सकते हैं। और वो मटेरियल जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और वो डाइलेक्ट्रिक भी होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक का मतलब ये है कि उसमें से करंट पास ना हो, डाइलेक्ट्रिक हो और ट्रांसपेरेंट हो। वो ग्लास भी हो सकता है या ग्लास के अलावा कोई और दूसरा मीडियम भी हो सकता है। उसकी हम लोग जो वायर होगी, ऐसे मटेरियल की वायर होगी, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल फाइबर। और ऑप्टिकल फाइबर का जो साइज़ होता है वो लाइक थिन हेयर होता है, यानी जो सर का जो बाल होता है तो उस साइज़ का तकरीबन ये जो है वो ऑप्टिकल फाइबर होती है। और ये सिलेंड्रिकल होती है, यानी कि जिस तरह सिलेंडर होता है उस तरह की होती है। और ये अंदर से, यानी ये पाइप की तरह नहीं होती, ठीक है ना, जिसमें पानी जो गुजरता है अंदर जो है वो पाइप होता है, होलो होता है। जो पाइप होता है वो इनसाइड होलो होता है। लेकिन ये वाला जो ऑप्टिकल फाइबर है इट इज़ लाइक सिलेंड्रिकल, बट ये अंदर से सॉलिड होता है, ये होलो नहीं होता, ठीक है ना। ये पाइप की तरह नहीं होता, ये सिलेंडर की तरह होता है और अंदर से ये होलो नहीं बल्कि ये सॉलिड होता है। अब स्ट्रक्चर क्या है ऑप्टिकल फाइबर का? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो उसके मेन जो पार्ट्स हैं वो 3 पार्ट्स हैं, उसके 3 मेन पार्ट्स हैं। कोर है, क्लैडिंग है और बफर कोटिंग है। जो कोर है पढ़ते हैं जी, कोर जो है वो सेंट्रल ट्यूब ऑफ वेरी थिन, अच्छा ट्यूब लिखा हुआ है लेकिन मैं फिर आपको कंफर्म कर दूँ, ये जो ट्यूब होती है ये होलो नहीं होती अंदर से, ठीक है ना, तो ये सॉलिड होती है। तो कोर सेंट्रल ट्यूब ऑफ वेरी थिन साइज मेड अप ऑफ ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जो कि हमने लास्ट टाइम में बात की है। ये ट्रांसपेरेंट होना, ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक भी होना चाहिए। एंड कैरीज द लाइट फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। ट्रांसमीटर वो जो लाइट को ट्रांसमिट करेगा और रिसीवर वो जो लाइट को ऑप्टिकल फाइबर से रिसीव करेगा। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसको कोर कहते हैं और वो बड़ी थिन होता है, ठीक है ना। और उसका जो डायमीटर होता है वो 5 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ये डिफरेंट ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो जो कोर है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N1 से शो करेंगे हमेशा उसको, ठीक है ना। और इस कोर के ऊपर भी एक और ट्रांसपेरेंट मीडियम की लेयर होती है जिसको हम लोग क्लैडिंग कहते हैं, क्लैडिंग। और एक्चुअली जो सिग्नल ट्रैवल करेगा ना ऑप्टिकल फाइबर में तो वो इनसाइड द कोर ही ट्रैवल करता है। अब क्लैडिंग का क्या काम है तो उसको पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लैडिंग, फिर उसकी बात करेंगे कि उसकी वर्किंग क्या है। क्लैडिंग द आउटर ऑप्टिकल मटीरियल सराउंडिंग द कोर, यानी कोर के ऊपर वाला जो सराउंडिंग मटीरियल है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर देन द कोर। हाँ, और जो क्लैडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग N2 से रिप्रेजेंट करते होते हैं, और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है इट इज़ लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर मटेरियल यानी कि N1, ये हमेशा लेस होता है। अच्छा, ये करता क्या है क्लैडिंग का, क्या इसका मकसद क्या है क्लैडिंग का? तो इट हेल्प्स टू कीप द लाइट विद इन द कोर। लाइट को यानी लाइट रे को, लाइट सिग्नल को, पल्स को विद इन द कोर कन्फाइन करने का जो
जो कन्फाइन जो करने का जो काम है, जो क्लैडिंग है, उसका जो मेन पर्पस वो ये है कि लाइट को कोर के अंदर कन्फाइन करना, उसको कोर से बाहर निकलने ना देना। तो ये जो है वो मेन जो है वो मकसद है किसका, क्लैडिंग का। तो और ये अगर लाइट से लाइट जो है वो कोर से अगर निकलना चाह रही हो तो क्लैडिंग जो है वो क्या काम करेगा, उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा विद इन दी कोर। और अगर लाइट जो रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो इस अमल को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि क्लैडिंग जो है इट हेल्प्स टू क्रिएट दी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके अलावा जो बफर कोटिंग है, तो जो बफर कोटिंग है वो बेसिकली प्रोटेक्ट करती है कोर को, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करती है। अगर डैमेज ना हो उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो बफर कोटिंग की जाती है। तो ये प्लास्टिक की कोटिंग होती है, क्लैडिंग के ऊपर एक और लेयर होती है प्लास्टिक की, जो बेसिकली फाइबर को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। लो जी, ये हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। कोर है, सेंट्रल पार्ट इसका, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। उसके अलावा उसके ऊपर जो कोर के ऊपर एक और लेयर होती है ट्रांसपेरेंट मीडियम की, जिसको हम लोग क्लैडिंग कहते हैं। क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो लेस देन दी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर मटेरियल होता है। और जो क्लैडिंग है वो जो है वो हेल्प करती है सिग्नल को, लाइट को विद इन दी कोर जो है वो कन्फाइन करने में। बफर कोटिंग जो है वो सबसे ऊपर एक लेयर होती है जो ऑप्टिकल फाइबर को प्रोटेक्ट करती है डैमेज होने से और मॉइस्चर वगैरह से। अब बात करते हैं जी, जो फाइबर जो ऑप्टिक्स है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है। अब होता ये है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो एक वायर है जो मेनली जो है वो कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो आपको पता है जब लाइट ट्रैवल करती है, इसके अंदर लाइट ट्रैवल करती है। अब एक क्वेश्चन जो है जो सबके माइंड में आता है वही आता है कि जो ये से ऑप्टिकल फाइबर तो वायर है, तो वायर जो है जब एक शहर से दूसरे शहर में जो है वो हम लोग उसको डिप्लॉय करते हैं तो दरमियान में जो है वो बेंड भी तो आते हैं, लाइट जो है वो उसको बेंड भी करना पड़ता है। तो आपको पता है लाइट जो है वो चूँकि बेंड नहीं होती, लाइट तो बस स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है वो, यानी कि लाइट जो है वो बेंड नहीं होती, ये लाइट की प्रॉपर्टी है। तो लाइट जो है वो किस तरह से अलॉन्ग दी ऑप्टिकल फाइबर जो है वो ट्रैवल करेगी, हालांकि लाइट जो है वो बेंड नहीं होती। तो इसको समझने के लिए, और यही हमारे पास इसी को समझना है कि असल में ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट जो है वो किस तरह ट्रैवल करती है, यही उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो बेटा याद रखिएगा, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसलिए हम लोगों ने इस लेक्चर में स्टार्ट में ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझा था। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ही वजह से जो है वो लाइट जो है वो अलॉन्ग दी ऑप्टिकल फाइबर जो है वो ट्रैवल करती है। मिसाल के तौर पर ये देखें, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का जो है वो एक एंड है और उस एंड पे जो है वो एलईडी है। एलईडी है सोर्स ऑफ लाइट, जो कि लाइट जो है वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रांसमिट करेगी। और ये लाइट जो है वो ऑप्टिकल फाइबर है वो देखें यू शेप है, इसको यहाँ बेंड किया हुआ है और दूसरा एंड जो है वो उसका नीचे वाला एंड है। अब लाइट जो है वो क्या करती है कि जब लाइट एलईडी से एमिट होती है तो वो ऑप्टिकल फाइबर में एंटर होती है और ऑप्टिकल फाइबर के अंदर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही होती है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो दूसरे एंड तक पहुंच जाती है। तो बेसिकली जो ऑप्टिकल फाइबर का जो मेन वर्किंग प्रिंसिपल है वो यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही लाइट जो है वो क्या करती है, वो बेंड भी होती है, वो अलॉन्ग दी ऑप्टिकल फाइबर जो है वो ट्रैवल करती है। अब हम बात करते हैं जी ऑप्टिकल जो फाइबर है उसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कितनी तरह की है। ऑप्टिकल फाइबर इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज बेस्ड ऑन। ऑप्टिकल फाइबर की जब क्लासिफिकेशन की जाती है तो वो 2 कैटेगरी की बेस पे की जाती है। तो उनमें से एक कैटेगरी है वो है नंबर ऑफ मोड्स की बेस के ऊपर ऑप्टिकल फाइबर की हमने क्लासिफाई किया हुआ है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेस के ऊपर भी जो ऑप्टिकल फाइबर है उसकी भी क्लासिफिकेशन होती है। तो ये हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं जिनकी बेस के ऊपर ऑप्टिकल फाइबर की क्लासिफिकेशन की जाती है।
सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोड्स, यानी ऑप्टिकल जो फाइबर है उसकी जो हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन करेंगे वो नंबर ऑफ मोड्स की बेस पे करेंगे, यानी कि एक फाइबर है वो कितने मोड्स को सपोर्ट करती है। वो वाली ऑप्टिकल फाइबर जो एक सिंगल मोड को, यानी एक ही मोड को सपोर्ट करती है, उसको कहते हैं सिंगल मोड फाइबर। और वो ऐसी भी फाइबर होती है जो एक से ज़्यादा मोड्स को जो है वो सपोर्ट करती है, उसको हम कहते हैं मल्टी मोड फाइबर। तो मोड जो होता है बेसिकली वो मेथड है हाउ द सिग्नल ट्रेवल अलोंग द ऑप्टिकल फाइबर। अगर एक ऑप्टिकल फाइबर सिंगल मोड को सपोर्ट करती है तो उसको सिंगल मोड बोलेंगे। अगर एक ऑप्टिकल फाइबर है वो एक से ज़्यादा यानी कि मैनी मोड्स को अगर सपोर्ट करती है तो उसको मल्टी मोड फाइबर बोलते हैं। इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेस के ऊपर भी ऑप्टिकल फाइबर को जो है वो दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया हुआ है। तो एक है स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, दूसरी है ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेस पर भी ऑप्टिकल फाइबर दो तरह की है, और नंबर ऑफ मोड्स की बेस के ऊपर जब क्लासीफाई किया तो ऑप्टिकल फाइबर दो तरह की ही है। इनको हम लोग स्टडी करते हैं, सिंगल मोड को, मल्टी मोड को, उसके बाद स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स, इनको भी देखते हैं कि ये इनकी जो क्लासिफिकेशन है, यानी सिंगल मोड का क्या मतलब है, मल्टी मोड का क्या मतलब है, स्टेप इंडेक्स का क्या मतलब है, ग्रेडेड इंडेक्स का मतलब क्या है, इनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोड्स। देखिए नंबर ऑफ मोड्स की बेस के ऊपर हमने अभी पढ़ा कि दो तरह की होती है, सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। अब सिंगल मोड फाइबर वो होती है जो एक ही मोड को सपोर्ट करे, और मल्टी मोड फाइबर क्या होती है, जो एक से ज़्यादा मोड्स को सपोर्ट करे। सबसे पहले सिंगल मोड फाइबर की बात करेंगे, उसके कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, इन सिंगल मोड फाइबर ओनली वन मोड कैन प्रोपिगेट थ्रू दी फाइबर। नीचे डायग्राम में देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि सिंगल मोड के सिर्फ एक ही मोड जो है वो प्रोपिगेट कर रहा है, एक से ज़्यादा नहीं कर रहा, एक ही मोड प्रोपिगेट कर रहा है, इसलिए इसको सिंगल मोड बोलेंगे। दूसरा पॉइंट ये है, इट हैज़ स्मॉल कोर डायमीटर 5 माइक्रोमीटर। इसका जो डायमीटर, जो कोर होता है ना, वेरी स्मॉल होता है। इसका कोर का जो साइज है वो वेरी स्मॉल होता है। इस कोर का साइज स्मॉल होने की वजह से ये एक ही मोड को सपोर्ट करता है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, इट इज नाइदर डिस्पर्शन नॉट, यानी कि नॉट डेग्रेडेशन, यानी कि ये लॉसेज हैं। इसके अंदर डिस्पर्शन डेग्रेडेशन का जो लॉस होता है वो मिनिमम होता है, या यूँ कह लें कि आप निग्लिजिबल होता है। देयरफॉर इट इज सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करवानी है, अगर एक शहर से दूसरे शहर में आपने जाना है, एक शहर दूसरे शहर के दरमियान जो फासला अगर 30, 60, 90 किलोमीटर है, तो हम सिंगल मोड फाइबर को जो है वो यूज़ करेंगे, वो सूटेबल है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। और चूँकि ये सिंगल मोड है, इसमें एक ही मोड सपोर्ट होता है, इसके अंदर एक ऐसी लाइट जो है वो प्रोपिगेट करवाई जाती है जो कि मोनोक्रोमैटिक हो। सिंगल मोड यानी मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब क्या है, मोनो का मतलब होता है वन, तो मोनोक्रोमैटिक तो यानी कि एक ऐसी लाइट जिसमें सिर्फ सिंगल वेवलेंथ हो, उसको मोनोक्रोमैटिक बोलेंगे। तो ऐसी जो लाइट है वो लेज़र लाइट होती है, इसलिए इन सिंगल मोड फाइबर लेज़र इज़ द सोर्स ऑफ लाइट। इसमें जो लाइट का सोर्स जो है वो लेज़र को यूज़ किया जाता है, इसमें जो लेज़र लाइट है वो यूज़ की जाती है। अब आ जाए इसी मल्टी मोड फाइबर की बात। मल्टी मोड फाइबर जो है वो इट अलाउ ए लार्ज नंबर ऑफ मोड्स फॉर लाइट रे ट्रेवलिंग थ्रू इट, यानी कि ऐसी जो ऑप्टिकल फाइबर है जो एक से ज़्यादा मोड्स को जो है वो सपोर्ट करती है। जैसा कि आप नीचे डायग्राम में देखें मल्टी मोड में, तो आपको नज़र आ रहे हैं कि इसमें मल्टीपल मोड्स हैं, सिंगल नहीं है। सिंगल मोड में देखें एक ही मोड नज़र आ रहा है, लेकिन मल्टी मोड के अंदर आपको 3 मोड नज़र आ रहे हैं, तो 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये ऐसी फाइबर जो एक से ज़्यादा मोड्स जो है वो सपोर्ट करती है, उसको मल्टी मोड फाइबर कहते हैं। इट हैज़, दूसरा पॉइंट ये है, इट हैज़ लार्ज कोर डायमीटर इज 50 माइक्रोमीटर। यानी कि एक मेन डिफरेंस सिंगल मोड और मल्टी मोड में ये भी है कि आप सिंगल मोड फाइबर की डायग्राम देखें और मल्टी मोड फाइबर की डायग्राम में देखें, तो एक चीज़ वाज़ेह है, वो ये है कि सिंगल मोड का कोर का साइज़ देखें, कोर का साइज़ देखें तो वेरी स्मॉल है। आपके क्लैडिंग के अंदर देखें, सॉरी मल्टी मोड फाइबर में देखें तो कोर का साइज़ जो है वो लार्ज है। ये भी एक फ़र्क है
सिंगल मोड के अंदर क्या होता है कि जो कोर का साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, मल्टी मोड के अंदर कोर का साइज़ जो है वो लार्ज होता है। इसलिए तो मल्टी मोड जो है वो ज़्यादा मोड से सपोर्ट करती है, और क्योंकि जो सिंगल मोड के अंदर जो कोर का साइज़ है वही स्मॉल रखा जाता है, इसलिए वो सिंगल मोड को जो है वो सपोर्ट करती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर ये ज़्यादा इसकी बैंडविड्थ है, अगर इसकी ज़्यादा डाटा जा सकता है, ज़्यादा मोड सपोर्ट करती है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है, देयर इज़ सिग्नल डिस्पर्शन एंड डिग्रेडेशन, इसमें लॉसेस होते हैं। अगर ये ज़्यादा डाटा लेके जाने की इसमें कैपेसिटी है, ठीक है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसमें लॉसेस होते हैं, इसलिए इट इज़ सूटेबल ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो ये सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ये सूटेबल है, ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो चूँकि इसमें एक से ज़्यादा जो है मोड को सपोर्ट करती है, तो इसलिए इसके अंदर जो ऐसा सोर्स ऑफ लाइट यूज़ होगा जो एलईडी होगा, तो एलईडी की लाइट मोनोक्रोमैटिक नहीं होती। एलईडी की लाइट के अंदर जो है वो एक से ज़्यादा वेवलेंथ होती हैं, इसलिए जो है वो एलईडी जो है वो यूज़ की जाती है मल्टी मोड फाइबर के अंदर जो एज ए लाइट सोर्स। ये थोड़ा फ़र्क है मल्टी मोड और सिंगल मोड फाइबर के दरमियान। मैं दोबारा आखिर पे जो है वो इस स्लाइड को थोड़ा फिर इसकी समरी जो है वो कुछ इस तरह से होगी कि सिंगल मोड के अंदर सिर्फ एक मोड प्रोपिगेट करते हैं, मल्टी मोड के अंदर एक से ज़्यादा मोड्स प्रोपिगेट करते हैं। सिंगल मोड के अंदर जो है वो कोर का साइज़ स्मॉल होता है, मल्टी मोड में कोर का साइज़ लार्ज होता है। सिंगल मोड के अंदर जो है वो लॉसेस कम होते हैं, इसका बहुत फ़ायदा है, इसलिए इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन मल्टी मोड के अंदर क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं, इसलिए इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल ही समझा जाता है, इसलिए इसको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सूटेबल समझा जाता है। फिर एक बात और भी लिखी नहीं हुई, लेकिन मैं बता दूँ आप लोगों को, सिंगल मोड के अंदर जो है इसकी बैंडविड्थ यानी कि डाटा कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, मल्टी मोड की डाटा कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। सिंगल मोड के अंदर जो सोर्स ऑफ लाइट यूज़ होता है वो लेज़र होता है, और लेज़र लाइट जो है वो मोनोक्रोमैटिक लाइट होती है। लेकिन मल्टी मोड फाइबर के अंदर जो है वो सोर्स ऑफ लाइट यूज़ होता है वो नॉर्मली एलईडी यूज़ होती है, और एलईडी जो है उसकी लाइट मोनोक्रोमैटिक नहीं होती। बेटा उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है उसकी बुनियाद पर भी ऑप्टिकल फाइबर दो तरह की होती है, एक है नंबर 1 स्टेप इंडेक्स फाइबर, दूसरी है बेटा ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। अच्छा, अब स्टेप इंडेक्स फाइबर की बात करते हैं, इसका नाम है जैसे स्टेप, तो मैं स्टेप भी समझाऊंगा, ये स्टेप, और उसके बाद इंडेक्स जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से आया है, ठीक है ना। तो जहाँ बात होती है, जहाँ हम बात करते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर की, तो उसमें ये बात याद रखिएगा, जो कोर है थ्रू आउट द कोर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कांस्टेंट रहता है। इसी तरह जो है जो क्लैडिंग है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है कोर की निस्बत, लेकिन थ्रू आउट दी क्लैडिंग कहते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर के अंदर थ्रू आउट दी क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता है, यानी कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी थ्रू आउट दी कोर सेम रहता है, क्लैडिंग के अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता है। लेकिन अब आप गौर से देखें साथ में कि आपको एक पल्स ही नज़र आ रही है, लेकिन ये एक्चुअली ये पल्स बनाई हुई है, लेकिन ये पल्स बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो कर रही है। अब यहाँ पे आप गौर से देखें, ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ये कोर का है, इसको हम लोग N1 से शो करते हैं। और देखिए थ्रू आउट दी कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, लेकिन जैसे ही आप क्लैडिंग को छोड़ के कोर को छोड़ के क्लैडिंग में एंटर होते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 से N2 हो जाता है, फौरन N2 हो जाता है, और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है N2 इज लेस देन N1, यानी कि ये जो जैसे ही कोर छोड़ा क्लैडिंग में आए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टेप में कम होगा, जिस तरह सीढ़ी के स्टेप होते हैं ना, एक स्टेप से दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है, इस तरह एक स्टेप में कम हुआ है, इसलिए जो है इसको स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से थ्रू आउट द कोर सेम रहता है, जैसे आप कोर से क्लैडिंग में आए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक स्टेप में कम होगा, ग्रेजुअली नहीं, ऐसा सा कम नहीं होगा, फ़ौरन कम हो जाएगा, N2 हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के अंदर ऐसा नहीं होता। ग्रेडेड इंडेक्स की जो कोर होती है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू द कोर कांस्टेंट नहीं है,
कहते हैं कि सेंटर पे यानी कोर के सेंटर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे आप सेंटर से अवे जाते हो यानी क्लैडिंग की तरफ जा रहे होते हो तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा होता है, कांस्टेंट नहीं रहता। स्टेप इंडेक्स फाइबर में कांस्टेंट रहता है, लेकिन ग्रेड इंडेक्स फाइबर में आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो रहा होता है। जैसा कि ये साथ में जो है वो एक पल्स भी नज़र आ रही है, ये स्मूथ पल्स है, तो सेंटर में जो है वो मैक्सिमम है। जैसे जैसे आप क्लैडिंग की तरफ जा रहे होंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा होता है, यानी कि फ़ौरन कम नहीं होता, यानी ग्रेजुअली धीरे धीरे स्मूथली कम हो रहा होता है। इसलिए इसको कहते हैं ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। ग्रेडेड यानी कि इसको मैं कहता हूँ कि इसको ग्रेजुअली से कह देता हूँ मैं, ये ग्रेडेड इंडेक्स है ताकि बच्चों को समझ आ जाए। ग्रेडेड इंडेक्स यानी ग्रेजुअली जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है कोर का। तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के अंदर कांस्टेंट नहीं होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ऑप्टिकल फाइबर का कोर का, लेकिन स्टेप इंडेक्स फाइबर के अंदर थ्रू आउट द कोर थ्रू आउट द क्लैडिंग सेम रहता है। लेकिन ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के अंदर सेम नहीं रहता, वेरी करता है। सेंटर पे कोर के सेंटर में मैक्सिमम होता है, और जैसे से आप कोर से अवे जा रहे होते, कोर के सेंटर से अवे जा रहे होते हैं, तो वो ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज कर रहा होता है। ये है बेसिकली ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेस के ऊपर भी दो तरह की हैं, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। उसके बाद हमें बात करनी है ऑप्टिकल फाइबर के एडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए तो कॉपर की वायर भी यूज़ होती है, तो लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, यानी ऑप्टिकल फाइबर का एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास कॉपर वायर है, इसका क्या फ़ायदा है उसकी निस्बत। तो बेटा नंबर 1, इमेंस बैंडविड्थ टू यूटिलाइज, यानी इसके अंदर जो बैंडविड्थ होती है ना, बैंडविड्थ क्या होती है, इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी इंफॉर्मेशन लेकर जाने की कैपेसिटी, उसको बैंडविड्थ कहते हैं। इमेंस यानी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी आम दूसरी वायर की निस्बत, आम कॉपर वायर की निस्बत इसकी बैंडविड्थ कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि साइज़ इसका बड़ी स्मॉल होता है, लेकिन जो ऑप्टिकल फाइबर है वो उसका साइज़ जो है ना वो काफ़ी बड़ा होता है ऑप्टिकल फाइबर की निस्बत, लेकिन कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है। अच्छा, टोटल इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन मैंने अभी बात की, जो ऑप्टिकल फाइबर है वो आपको पता है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम की बनी होती है। नंबर 2, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बनी होती है, तो इसमें किसी किस्म का करंट जो है वो नहीं जा सकता, करंट नहीं पास कर सकता। ये टोटल इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन इन ट्रांसमिशन, और इसमें जो है वो किसी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का इफेक्ट भी नहीं होता इसके ऊपर। वेरी लो ट्रांसमिशन लॉस, इसमें लॉसेस जो है वो एज़ कम्पेयर टू कॉपर वायर अदरवाइज इसमें लॉसेस जो है वो ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं लेकिन कम होते हैं। साइज़ इसका स्मॉल होता है, लाइट वेट भी इसका जो है लाइट होता है, हल्की होती है, साइज़ भी स्मॉल होता है, बैंडविड्थ लेकिन ज़्यादा होती है। हाई सिग्नल सिक्योरिटी, इसमें सिग्नल जो है वो ज़्यादा सिक्योर है, सिक्योरिटी इसका लेवल जो है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर काइंड ऑफ वायर्स। वेरी लो पावर कंजप्शन, इसमें पावर कंजप्शन वेरी स्मॉल है, एंड वाइड स्कोप आप, और इसको आप जितना मर्जी एक्सपेंड कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इसमें पावर कंजप्शन भी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉपर वायर्स। तो इसमें कुछ एडवांटेजेस हैं ऑप्टिकल फाइबर के, इसलिए इसको जो है वो ज़्यादा सूटेबल समझा जाता है। और आजकल जितनी भी कम्युनिकेशन कोशिश की जा रही है कि टोटली जो है वो ऑप्टिकल फाइबर पे उसको शिफ्ट किया जा रहा है, और मोस्टली ये हो भी गई है, ठीक है ना। कुछ परसेंटेज रह गई है जो कॉपर वायर यूज़ हो रही है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ऑप्टिकल फाइबर को भी डिप्लॉय कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक बहुत ही अहम टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर के रिलेटेड, वो है बेटा एक्सेप्टेंस एंगल। इधर इसको समझना है आप लोगों ने, एक्सेप्टेंस एंगल क्या है। एक हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्टिकल फाइबर गिवन है, इसमें जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, उसके बाहर जो है वो क्लैडिंग है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, N2 होगा। सेंटर में कोर है, और जो डॉटेड लाइन है, ये डॉट लाइन बेसिकली क्या है, ये जो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है ये उसका एक्सिस है। तो इसका यहाँ पे दो एंड है ऑप्टिकल फाइबर के, ठीक है ना। एक वो एंड है एंट्रेंस एंगल है, एंट्रेंस एंड है, और दूसरा जो है वो क्या है, इसका एग्जिट एंड है, इन लीविंग एंड है। यहाँ से दूसरी तरफ ये है वो जो इसका जो हमारे पास
लेफ्ट साइड वाला जो एंड है उसको बोलेंगे एंट्रेंस एंड, और जो हमारे पास राइट साइड वाला जो एंड है उसको बोलेंगे हम लोग एग्जिट एंड, यानी जिसको हम कहेंगे लीविंग एंड, जहाँ से लाइट ने लीव करना है। यहाँ पे कुछ लाइट रेज जो है मैं ड्रॉ करता हूँ, उसको साथ साथ समझते भी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइट रे है, ये एक लाइट रे है, ये लाइट रे एंटर हो रही है, एंट्रेंस एंड से एंटर हो रही है, और इसका जो एंगल बन रहा है किसके साथ, जो इसका जो एक्सिस है, जो डॉटेड लाइन है, जो ऑप्टिकल फाइबर, उसके साथ जो इसका एंगल बन रहा है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द एंट्रेंस एंड। ये उसका क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एट दी, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एट दी एंट्रेंस एंड। इसको मैं एंट्रेंस एंगल भी कहता होता हूँ। जब ये लाइट रे एंटर होगी, ये लाइट रे जो है वो क्या करेगी, ये टकराएगी आके, लेट्स से ये लाइट रे जो है ना, ये आके कोर क्लैडिंग बाउंड्री से आके टकराई है, और यहाँ पे इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल है यहाँ पे। और आपको पता है जब एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल होता है तो लाइट की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, लाइट यहाँ से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, बाउंड्री से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एक बड़ी अहम बात है, वो ये है कि अगर आप एंट्रेंस एंगल इंक्रीज करेंगे ना, लेट्स से ये एक लाइट रे है, लेट्स से यहाँ में एक दूसरी लाइट रे बनाते हैं, लाइट ब्लू लाइट रे है, लेट्स से ये ब्लू लाइट रे है। बेटा ये जो लाइट रे है, ब्लू लाइट रे, जो ब्लू कह रहा हूँ इसको, जो हमारे पास ग्रीन लाइट रे है, इसका जो एंट्रेंस एंगल है वो रेड कलर की जो लाइट रे है उससे ज़्यादा है। एक बात याद रखिएगा, जब एंट्रेंस एंगल ज़्यादा होता है ना, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना कोर क्लैडिंग बाउंड्री के ऊपर, वो लेस होना शुरू हो जाता है। यानी कि जब अगर हम लोग ये ग्रीन कलर की जो लाइट है, इसका अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारे पास एंगल बना रही होगी, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा होगा किसके ऊपर, कोर क्लैडिंग बाउंड्री के ऊपर, वो पहले से कम होगा। वो रेड कलर की जो लाइट है उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है कोर क्लैडिंग बाउंड्री के ऊपर वो ज़्यादा होगा, और ग्रीन कलर की लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कम होगा। तो सपोज ये किया कि जो ग्रीन कलर की लाइट है उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है कोर क्लैडिंग बाउंड्री के ऊपर वो बन गया है क्रिटिकल एंगल के इक्वल। इसका एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, और ये लाइट जो है वो क्या, इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री होगा। तो ये जो लाइट रे है वो बाउंड्री के पैरेलल हो जाएगी। एक तीसरी लाइट रे बनाते हैं जिसका एंट्रेंस एंगल जो है वो और इंक्रीज कर दिया, सबसे बढ़ा दिया, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा कर दिया। तो आपको पता है, तो जो इंसिडेंस एंगल होगा कोर क्लैडिंग बाउंड्री के ऊपर वो लेस देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे एंट्रेंस एंगल इंक्रीज करेंगे ना, तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बन रहा होगा कोर क्लैडिंग बाउंड्री के ऊपर वो भी ऐसा ऐसा कम हो रहा होगा। तो जब आप लोगों ने जो हमारे पास ब्लू कलर की जो लाइट है उसका एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है एंट्रेंस एंगल के ऊपर वो सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि बाउंड्री पे बनने वाला जो एंगल है, कोर क्लैडिंग बाउंड्री पे जो बनने वाला एंगल है, ये एंगल जो होगा वो लेस देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। और आपको पता है जैसे ही एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल होता है तो वो लाइट रे जो है वो उसकी टोटल इंटर रिफ्लेक्शन नहीं होगी बल्कि उसकी रिफ्रैक्शन हो जाएगी। ये लाइट जो है वो एस्केप कर देगी, ये विद इन द कोर ट्रैवल नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक ऐसा एंगल ऑफ एंट्रेंस है जिससे ज़्यादा अगर एंगल ऑफ एंट्रेंस होगा तो वो लाइट रे जो है वो कोर के अंदर ट्रैवल नहीं करेगी बल्कि वो कोर को छोड़ देगी। यानी कि जो ब्लू कलर की जो लाइट रे है, जो ब्लू कलर की लाइट रे है, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंट्रेंस एंगल के ऊपर, ये वो मैक्सिमम एंगल है। अगर इससे एंगल एक्सीड करता है एंट्रेंस एंड के ऊपर, अगर इसी एंगल से कोई एंगल एक्सीड करता है किसी रे लाइट का, तो वो रे ऑफ लाइट जो है वो विद इन दी कोर ट्रैवल नहीं करेगी। लेकिन अगर एंट्रेंस एंड के ऊपर कोई भी एंगल अगर इस ये जो हमारे पास ग्रीन कलर का जो एंगल है इससे लेस एंगल होगा, तो वो लाइट रे जो है वो विद इन दी कोर ट्रैवल करेगी।
इस मतलब है एंट्री पॉइंट के ऊपर भी, एंट्रेंस एंड के ऊपर भी एक एंगल की एक लिमिट है। अगर एंगल उस लिमिट के अंदर अंदर होगा तो वही लाइट जो है वो ट्रेवल करेगी, लेकिन अगर कोई लाइट रे उस एंगल से एक्सीड करता है किसी रे का एंगल, तो वो लाइट जो है वो विद इन दी कोड ट्रैवल नहीं करेगी, बल्कि वो एक्सीड कर देगी बल्कि वो जो एंगल है जो कि लिमिटेड एंगल से ज़्यादा एंगल होगा। लिमिटेड एंगल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ग्रीन कलर का जो एंगल है वो एक मैक्सिमम एंगल है। अगर कोई लाइट रे इस एंगल के अंदर को फॉल कर रही होगी तो वो लाइट रे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो है वो ट्रैवल करेगी, लेकिन अगर कोई लाइट रे इस एंगल के अंदर फॉल नहीं कर रही, इससे बियॉन्ड अगर एंगल है उसका, तो वो लाइट रे ट्रैवल नहीं करेगी, बल्कि वो लाइट रे जैसे ही कोर के अंदर एंटर होगी तो कोर से फौरन बाहर निकल जाएगी। इसलिए इस एंगल को, इस पर्टिकुलर एंगल को हम लोग एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं, क्योंकि इस एंगल के विद इन कोई लाइट रे अगर एंटर होती है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, तो ये ऑप्टिकल फाइबर उसको एक्सेप्ट करेगी और वो लाइट रे अलोंग द कोर ट्रैवल करेगी। लेकिन अगर कोई लाइट रे इस एक्सेप्टेंस एंगल से एक्सीड करेगी तो वो लाइट रे ऑप्टिकल फाइबर में एंटर होगी, लेकिन वो जब टकराएगी कोर क्लैडिंग बाउंड्री से तो वहाँ से फौरन एस्केप कर देगी। तो ये हमने आज फाइंड करना है एक्सेप्टेंस। ये वो मैक्सिमम एंगल है जो डिसाइड करता है कि लाइट थ्रू द कोर ट्रैवल करेगी या नहीं करेगी। अगर कोई लाइट रे विद इन एक्सेप्टेंस एंगल एंटर होती है वो अलॉन्ग द ऑप्टिकल फाइबर ट्रैवल करेगी, लेकिन कोई वो वाली लाइट रे जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर द एक्सेप्टेंस एंगल होगा, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंट्रेंस एंड के ऊपर मोर देन द एक्सेप्टेंस एंगल होगा, बेटा वो लाइट जो है वो ऑप्टिकल फाइबर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको वो बाहर फेंक देगी। यही हमने आज चेक करना है, फाइंड करना है कि ये एक्सेप्टेंस एंगल जो है, ये एक्सेप्टेंस एंगल है, ये किस फार्मूले से जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा किसी भी ऑप्टिकल फाइबर के लिए। इसकी डेफिनेशन भी आपको ऊपर लिखी हुई है। एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ फाइबर इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द एंट्रेंस एंड। यानी एंट्रेंस एंड के ऊपर जो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस है ऑफ द फाइबर एट विच द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल ऑफ द कोर मीडियम, उसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस एंगल बोलेंगे। आए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फर्ज करें हमने बाकी सारे एंगल छोड़ दिए, हमने वही एंगल सपोज कर लिया है, उसको हम लोग अल्फा से डिनोट किया हुआ है। ये वो एक्सेप्टेंस एंगल है जिसके ऊपर कोर क्लैडिंग बाउंड्री के ऊपर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के थीटा सी के बराबर है, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट ए है जो एंट्रेंस पॉइंट के ऊपर है, और जो पॉइंट बी है वो बेसिकली कोर क्लैडिंग की बाउंड्री के ऊपर पॉइंट बी है। दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमने अप्लाई करना है स्नेल्स लॉ, याद रखिएगा। अच्छा, जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अल्फा है जो कि एक्सेप्टेंस एंगल है, और पॉइंट ए का जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो थीटा है। यहाँ पे जो थीटा है ना बच्चों, बेसिकली ये थीटा जो है बेसिकली ये 90 डिग्री माइनस थीटा सी के बराबर है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये डॉटेड लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो एंड है ना, जो लेफ्ट एंड है ऑप्टिकल फाइबर का, उसकी जो लाइन है वो वर्टिकल लाइन है, और कितना टोटल एंगल है डॉटेड लाइन और इस वर्टिकल लाइन के दरमियान एंगल 9 डिग्री होगा। तो जो पॉइंट बी पे देखें, पॉइंट बी पे जो एंगल है थीटा सी क्रिटिकल एंगल है, तो इस तरह से पॉइंट ए के ऊपर जो लाइट रे, रेड लाइट रे है, उसका जो वर्टिकल लाइन के साथ एंगल है वो कितना है, वो थीटा सी है। ये सिंपल जो फंडामेंटल ज्योमेट्री है वो ये कह रही है। तो जो रिमेनिंग एंगल होगा यानी लाइट रे का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, डॉटेड लाइन के साथ, वो रिमेनिंग एंगल कितना होगा? टोटल 90 डिग्री होता है, थीटा सी माइनस कर दें तो 90 माइनस थीटा सी, इसलिए थीटा जो है वो 90 डिग्री माइनस थीटा, और 90 डिग्री आपको पता है पाई/2 भी लिखते हैं उसको, तो पाई/2 माइनस थीटा सी भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। इसलिए जो थीटा है वो पाई/2 माइनस थीटा सी के इक्वल होगा। अच्छा, और जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो n1 है, क्लैडिंग का कितना है n2 है, और इसके अलावा जो सराउंडिंग मटेरियल है कोर क्लैडिंग के जो सराउंडिंग मटेरियल है वो लेट से वो एयर है, और एयर मीडियम 1 है, तो उसका जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा उसको हम लोग n से नोट करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग
अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए पे करते हैं, ठीक है, पॉइंट ए पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं जी। अब जो पॉइंट ए है उसमें दो एंगल है बेटा, एक अल्फा और एक थीटा है, इसलिए जो है वो हमारे पास जो इसका बनेगा स्नेल्स लॉ वो बनेगा n साइन अल्फा इज इक्वल टू n1 साइन थीटा। क्योंकि इसमें जो सेकंड मीडियम है वो कोर है, फर्स्ट मीडियम एयर है, तो एयर में एंगल अल्फा है, कोर के अंदर अल्फा एंगल जो है वो थीटा है, और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और एयर का कितना है वो यानी मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो n है, तो इसलिए n साइन अल्फा इज इक्वल टू n1 साइन थीटा। तो इसमें आप थीटा की वैल्यू पुट कर दें जो कि π/2 माइनस थीटा सी है, तो यही इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो आपके पास बन जाएगी इक्वेशन n साइन अल्फा इज इक्वल टू n1 साइन π/2 माइनस थीटा सी। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक ज्योमेट्री आइडेंटिटी अप्लाई करें तो आपको पता है कि साइन के अंदर अगर π/2 यानी 90 ऐड या माइनस हो रहा हो तो वो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए यही इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, तो बन जाएगी बेटा n साइन अल्फा इज इक्वल टू n1 कॉस थीटा सी बन जाएगा, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके अलावा जो है वो अगर आप लोग जो लेफ्ट साइड पर जो साइन के साथ n है वो इधर डिवाइड कर दे तो बन जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर जो 3 बन जाएगी वो बन जाएगी साइन अल्फा इज इक्वल टू n1 ओवर n इंटू कॉस थीटा सी बन जाएगा। बेटा ये हमारे पास जो पॉइंट ए था उसको हमने अप्लाई कर लिया स्नेल्स लॉ। इस तरह आप जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे भी हम लोग इसको स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रेडी यूज़ करते हैं। जैसा कि हमें पता है जी कॉस थीटा सी इज इक्वल टू, अब आप ये मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं आपको पता ही है, कॉस थीटा जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है स्क्वायर रूट के अंदर। ये कहाँ से आया है? ये आया है साइन, पढ़ा आपने, स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है तो यहीं से बेटा कॉस की अगर वैल्यू निकाले तो ये स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, कॉस थीटा सी की ये वैल्यू है। अच्छा अब बेटा जी हम लोग जो है वो को-क्लैडिंग इंटरफेस जो है वो पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी पे अगर हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी में दो एंगल हैं, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी है और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री है, लेकिन दूसरा एंगल 90 डिग्री है, दो एंगल हैं थीटा सी और 90 डिग्री। तो इसमें जो फर्स्ट मीडियम है वो कोर है, सेकंड मीडियम जो है वो क्लैडिंग है। तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और एंगल थीटा सी है, सेकंड मीडियम जो क्लैडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो इसलिए पॉइंट बी के ऊपर जब हमने अप्लाई किया तो बन गया n1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 साइन 90 डिग्री, साइन 91 होता है इसलिए n1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 आ गया। फिर यहाँ से साइन थीटा सी किसके वाला आया, साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 ओवर n1। n1 जो है वो क्या करेगा, जब राइट हैंड पे आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी हमारे पास। कहते हैं अब इसी इक्वेशन नंबर 6 को आप सब्स्टिट्यूट कर दें किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। अब इक्वेशन नंबर 4 के अंदर देखें कॉस थीटा सी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी है, तो साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी है n2 ओवर n1। जब यही वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 जो बन के वो क्या आ जाएगी, कॉस थीटा सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस n2 ओवर n1। ये बेटा साइन थीटा सी की वैल्यू है, तो उसके पास उसका स्केयर भी तो लेना है क्योंकि साइन स्केयर था, तो बेटा जब स्केयर लिया तो ये हमारे पास इक्वेशन वाली। अच्छा इसी वैल्यू को कॉस थीटा सी की वैल्यू को हम लोग अब पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। इक्वेशन नंबर 3 जो है लोग वो लास्ट स्लाइड है, जो पिछली वाली स्लाइड में इक्वेशन नंबर 3 है बेटा, ये है इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर आपने कॉस थीटा सी की जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है, तो आपके पास जो है वो कॉस थीटा सी की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये नेक्स्ट इक्वेशन आ गई, साइन अल्फा इज इक्वल टू n1 ओवर n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2 ओवर साइन 1 का होल स्क्वायर। बेटा इसको आप इजीली सॉल्व करें, इजी मैथमेटिक्स है, इसको आप मैथमेटिक्स अप्लाई करें और आपके पास ये बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 7, जो कि ये बन जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर ओवर n। बेटा उसके बाद जो है वो कहता है जी एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट मीडियम 1 इज एयर, दस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 कितना होगा, 1 होगा। जब n की वैल्यू जो है वो 1 पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगी, यही इक्वेशन नंबर 7 रिड्यूस होकर बन जाएगी साइन अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यही जो है जो कि हमें पता है अल्फा एंगल ही तो एक्सेप्टेंस एंगल है, इसलिए यहाँ पे साइन उस तरफ ले जाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो एक्सेप्टेंस एंगल यानी अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर।
इतना ज़रूरी नहीं है कि एक्सेप्टेंस एंगल को आप अल्फा से ही नोट करें, ठीक है ना। तो इसको आप थीटा एम से भी नोट कर सकते हैं, कोई भी आप उसको सिंबल दे सकते हैं, थीटा एम से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास एक्सेप्टेंस एंगल होता है ये एंट्रेंस पॉइंट पे होता है, ये पॉइंट ए पे होगा, यानी जहाँ से लाइट रे एंटर होगी ये वो वाला एक्सेप्टेंस एंगल है, ठीक है ना। और इस जब भी कोई लाइट रे इस एक्सेप्टेंस एंगल के साथ एंटर होगी तो वो लाइट रे जो कोर क्लैडिंग बाउंड्री के ऊपर जो एंगल उसका बनेगा वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल ही होगा हमेशा। यानी कि अगर एक ऐसी लाइट रे जो एक्स लाइट रे है, ये देखें ये लाइट रे जो है ना ये ऑप्टिकल फाइबर के अंदर एंटर हो रही है एट एंगल इक्वल टू दी एक्सेप्टेंस एंगल, तो यही लाइट रे जब कोर क्लैडिंग सरफेस से टकराएगी तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा क्रिटिकल एंगल के इक्वल ही होगा, और उसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री ही होगा। लेकिन अगर कोई लाइट रे इस एंगल से कम एंगल पे एंटर होती है तो कहते हैं वो लाइट रे जो है वो जब टकराएगी, टकराने के बाद जो है वो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा लेस देन क्या होगा, लेस देन क्रिटिकल एंगल होगा, और उसकी टोटल रिफ्लेक्शन होगी और वो लाइट रे जो है वो दूसरे एंड तक रिसीव होगी। लेकिन अगर कोई लाइट रे एंटर होती है मोर देन द एक्सेप्टेंस एंगल, कहते हैं उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है कोर क्लैडिंग बाउंड्री के ऊपर वो बनेगा लेस देन, बनेगा लेस देन क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, वो ये है ये यहाँ बनेगा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यहाँ पे लेस देन क्रिटिकल। और जब यानी कि इस एंड के ऊपर जब एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल होगा तो लाइट रे जो है वो बाहर निकल जाएगी ऑप्टिकल फाइबर से। इसलिए जो एक्सेप्टेंस एंगल होता है वो मैक्सिमम एंगल होता है, तो अगर इससे एंगल एक्सीड करेगा तो वो लाइट रे जो है वो ट्रैवल नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई लाइट रे विद इन दिस एंगल जो है वो एंटर होती है तो वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रैवल करेगी। तो ये आप किसी भी ऑप्टिकल फाइबर का आप एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक्सेप्टेंस एंगल जो है वो कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपके पास कोर क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आप जो है वो उसका एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड कर सकते हैं, और उसी एक्सेप्टेंस एंगल के विद इन एंगल आपने लाइट को एंटर करवाना है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि लाइट जो है वो लॉन्ग ऑप्टिकल फाइबर ट्रैवल करेगी। लेकिन अगर एंगल जो है वो लाइट का इसी एक्सेप्टेंस एंगल से अगर आप एक्सीड करवा देते हैं तो वो लाइट रे जो है वो कभी भी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रैवल नहीं करेगी, वो कन्फाइन ही रहेगी, वो लॉन्ग वो ट्रैवल नहीं करेगी। बेटा उसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है, वो है बेटा न्यूमेरिकल अपर्चर। अब न्यूमेरिकल अपर्चर जो है ये ऐसी क्वांटिटी है जो आपको ये बताती है कि एक जो ऑप्टिकल फाइबर है वो कितनी लाइट कलेक्ट कर सकती है या उसके अंदर कितनी लाइट ट्रेवल कर सकती है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर टू कलेक्ट और कन्फाइन द इंसिडेंट लाइट रे इनसाइड इट। यानी कि यूँ समझ लें कि न्यूमेरिकल अपर्चर एक कैपेसिटी है लाइट को ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कन्फाइन करने की, कलेक्ट करने की। अगर किसी ऑप्टिकल फाइबर का न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू ज़्यादा है इट मीन्स ज़्यादा लाइट जो है वो कन्फाइन हो सकती है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, ज़्यादा लाइट ट्रैवल कर सकती है। अगर इसकी वैल्यू कम होगी, किसी ऑप्टिकल फाइबर की न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा कि उसके अंदर जो लाइट है वो कम जो है वो ट्रैवल करेगी, कन्फाइन कम करेगा, उसकी कलेक्शन भी कम होगी लाइट की। तो न्यूमेरिकल अपर्चर को हम लोग फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो बेटा याद रखिएगा इसको फाइंड करने के लिए हमें एक्सेप्टेंस एंगल की ज़रूरत होगी। तो आपके पास अगर एक्सेप्टेंस एंगल है अल्फ़ा तो उस एक्सेप्टेंस एंगल का आप साइन ले लें, यानी साइन अल्फ़ा कर लें, तो आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल अपर्चर आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो बेसिकली क्या है, एक्सेप्टेंस एंगल का साइन है। इसके लिए दो फार्मूले बन जाते हैं। एक है आपके पास अगर डायरेक्टली अगर आपके पास किसी ऑप्टिकल फाइबर का अगर एक्सेप्टेंस एंगल है तो आप डायरेक्ट उसका साइन लें उस एंगल का, तो आपके पास न्यूमेरिकल अपर्चर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक्सेप्टेंस एंगल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्टिकल फाइबर का कोर क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज़ हैं तो आपके पास जो फार्मूला बन जाएगा वो ये है कि न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला नंबर 1 है। ये फार्मूला नंबर 2 है
तो बेटा आपकी मर्ज़ी है, बल्कि मर्ज़ी नहीं बल्कि जो भी जब आपके पास डाटा गिवन होगा तो उस डाटा के अकॉर्डिंगली इन दोनों में से जो भी फार्मूला है वो आप उसको पुट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा न्यूमेरिकल अपर्चर का कोई यूनिट नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होता बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो है वो ये 5 डिफरेंट टाइप्स के जो लॉसेस होते हैं, उसमें अटेन्यूएशन लॉस है, अब्जॉर्प्शन लॉस है, स्कैटरिंग लॉस है, बेंडिंग लॉस है और डिस्पर्शन लॉस है। इसके हम 1 बाय 1 इसकी जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों किसकी, अटेन्यूएशन लॉस की बात करते हैं बेटा। अटेन्यूएशन लॉस मीन्स लॉस ऑफ लाइट इंटेंसिटी एज द लाइट पल्स ट्रेवल फ्रॉम वन एंड ऑफ द केबल टू द अदर एंड। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इस डायग्राम के 2 एंड हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है। अब लेफ्ट हैंड जो है ना उसका यहाँ पे इसको इनपुट सिग्नल फीड किया जा रहा है और उसका जो राइट हैंड है वहाँ से जो सिग्नल है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है। अच्छा, इनपुट सिग्नल देखें गौर से, इनपुट सिग्नल का आप एम्पलीट्यूड देखें तो काफ़ी लार्ज एम्पलीट्यूड नज़र आ रहा है, और लेकिन जो रिसीविंग एंड के ऊपर आपको जो आउटपुट सिग्नल मिल रहा है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो आपको पता है, देखिए कितना स्मॉल हो गया, डिमिनिश हो गया। लेकिन इसका मतलब ये है, लेकिन इसका देखें, लेकिन इसकी शेप चेंज नहीं हुई। चेंज क्या हुआ है, एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है। और आपको पता है जो इंटेंसिटी है, किसी भी सिग्नल की जो इंटेंसिटी होती है वो सिग्नल के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। अब इनपुट सिग्नल की इंटेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, आउटपुट सिग्नल की इंटेंसिटी कम है क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड कम हो चुका है। इसका मतलब है यही सिग्नल ने जब ऑप्टिकल फाइबर के अलॉन्ग ट्रेवल किया है तो उसकी इंटेंसिटी ऐसा ऐसा रिड्यूस हो गई है, और इंटेंसिटी रिड्यूस हो गई है इट मीन्स पावर रिड्यूस हो गई है, क्योंकि पावर जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से जो है वो पावर कम हो गई है सिग्नल की, इंटेंसिटी कम हो गई है, एम्पलीट्यूड कम हो गया, शेप चेंज नहीं हुई। इस तरह के लॉस कहते हैं अटेन्यूएशन लॉस। इंटेंसिटी कम, एनर्जी कम होना वेव की, इंटेंसिटी कम हो जाना, पावर कम हो जाना जब लाइट जो है वो, जब पल्स जो है वो अलॉन्ग दी ऑप्टिकल फाइबर ट्रैवल करती है, जिसको कहते हैं अटेन्यूएशन लॉस कहते हैं। इसको सिग्नल लॉस भी कहते हैं, इसको फाइबर लॉस भी कहते हैं, ठीक है। और यही डिसाइड करता है लॉस के कितने रिपीटर्स यूज़ होने हैं बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीविंग एंड। तो जहाँ पे इनपुट सिग्नल फीड किया जा रहा है वो हमारा पास ट्रांसमिटिंग एंड है, और जहाँ सिग्नल रिसीव किया जा रहा है आउटपुट सिग्नल वो है हमारा रिसीविंग एंड। तो रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग एंड के दरमियान जो रिपीटर्स क्या होते हैं, बेसिकली जो रिपीटर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, सर्किट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो वीक सिग्नल को रिसीव करते हैं और उसकी जगह पे एक हाई एनर्जी का, हाई पावर का, हाई इंटेंसिटी का सिग्नल जो है वो रीजनरेट करते हैं, तो उसको रिपीटर्स कहते हैं। तो ये दरमियान में जो है वो ऑप्टिकल फाइबर अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन करवानी है तो दरमियान में रिपीटर्स यूज़ की है, क्योंकि लाइट इतना ज़्यादा फासला तय नहीं करती, क्योंकि लाइट ऐसा सा अटेन्यूएशन लॉस की वजह से डीम होती जाती है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो रिसीविंग एंड तक नहीं पहुँचती। तो इसलिए क्या करता है, दरमियान में रिपीटर्स यूज़ किए जा रहे होते हैं। अगर इसी अटेन्यूएशन लॉस की हम बात करें तो ये अटेन्यूएशन लॉस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए रिपीटर्स यूज़ लाजमी करने पड़ते हैं। इसी अटेन्यूएशन लॉस को जो है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम लॉस कैलकुलेट करना कितना लॉस हुआ है, उसके लिए फार्मूला है अटेन्यूएशन लॉस इज इक्वल टू -10 लॉग ऑफ आउटपुट पावर और इनपुट पावर। ये फार्मूला है। माइनस क्यों है इसमें, माइनस चूँकि लॉस की वजह से है, और ये लॉग जो ये कॉमन लॉग है, ठीक है ना, ये नेचुरल लॉग नहीं है। आउटपुट पावर इनपुट पावर, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आउटपुट पावर इनपुट पावर हो, तो यहाँ पे इंटेंसिटी भी आ सकती है, यहाँ पे एनर्जी भी आ सकती है, आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी, या आउटपुट इंटेंसिटी और इनपुट इंटेंसिटी उसकी जगह पे आ सकते हैं। और अटेन्यूएशन जो लॉस है उसका जो बेटा यूनिट होगा वो डीबी होगा, इसको डीबी डेसिबल जो है वो यूनिट होता है, इसको डीबी से हम लोग मेजर करते हैं डीबी के अंदर। तो ये अटेन्यूएशन लॉस जो है उसका फार्मूला है -10 लॉग ऑफ पी आउट ओवर पी इन, और इसका यूनिट जो है वो डीबी है। लेकिन अगर हमने अटेन्यूएशन लॉस फाइंड करना हो पर यूनिट लेंथ, यानी लेंथ वाइज अगर लॉस देखना कि यानी कि 1 किलोमीटर में कितना लॉस होता है, तो ये जो ऊपर वाला फार्मूला अटेन्यूएशन लॉस, ये टोटल लॉस है, ये टोटल लॉस है। और टोटल लॉस मतलब ये है कि आपके पास जो सिग्नल रिसीव हुआ है, ठीक है ना, उसकी पावर देखें और इनपुट सिग्नल की पावर देखें तो ये टोटल लॉस आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें डिस्टेंस के लिहाज से नहीं है, लेकिन अगर आपने डिस्टेंस के लिहाज से देखें ना कि 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर
पर किलोमीटर कितना लॉस होता है। तो आप क्या करें, आप टोटल लॉस को, अटेनुएशन लॉस को डिवाइड कर दें टोटल लेंथ के ऊपर, तो आपके पास जो है वो 1 किलोमीटर, और लेंथ जो है वो किलोमीटर में पुट करनी है ताकि आप किलोमीटर में फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अटेनुएशन लॉस डिवाइड बाय टोटल लेंथ, तो आपके पास पर किलोमीटर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 1 मीटर में कितना लॉस है, तो आप जो है वो लेंथ की जगह पे, किलोमीटर की जगह पे मीटर में पुट कर देंगे, तो लॉस पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, पर यूनिट मीटर आ जाएगा। तो इसी फार्मूले को आपने एल पे डिवाइड कर दिया, एल क्या है, लेंथ है, टोटल लेंथ डिवाइड कर दें, उसी फार्मूले को लेंथ पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो है वो dB पर किलोमीटर आ जाएगा, यानी 1 किलोमीटर में कितने dB लॉस हुआ है। तो इसी अटेनुएशन पर यूनिट लेंथ को हम लोग अल्फा से नोट करते हैं। हमने एक्सेप्टेंस एंगल को भी अल्फा से नोट किया हुआ, तो मैंने कहा एक्सेप्टेंस एंगल ज़रूरी नहीं है कि अल्फा से नोट करना, वो किसी और सिंबल से भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये जो अटेनुएशन लॉस पर यूनिट लेंथ है इसको अल्फा से नोट करते हैं। और नोट क्या है, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, टोटल जो अटेनुएशन लॉस होता है सम ऑफ ऑल लॉसेस, यानी जो पिछली स्लाइड में देखें, अब्जॉर्प्शन लॉस, स्कैटरिंग लॉस, बेंडिंग लॉस, डिस्पर्शन लॉस, ये जो सारे लॉसेस हैं ना, इन तमाम लॉसेस को जमा करें तो आपके पास बनता है अटेनुएशन लॉस। तो अटेनुएशन लॉस बेसिकली इन तमाम लॉसेस का मजमुआ है। अटेनुएशन लॉस जो है वो अब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकता है, वो स्कैटरिंग की वजह से हो सकता है, वो बेंडिंग की वजह से हो सकता है, डिस्पर्शन की वजह से, यह तमाम की वजह से हो सकता है। तो अटेनुएशन लॉस जो है वो बेसिकली अब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, स्कैटरिंग भी हो सकती है, बेंडिंग भी हो सकता है, डिस्पर्शन ही टोटल में से टोटल भी हो सकती है। तो ये टोटल जो है वो तमाम लॉसेस को जमा करें तो अटेनुएशन लॉस ही बनता है। अब हम लोग इसको इंडिविजुअली पढ़ते हैं। सबसे पहले अब्जॉर्प्शन लॉस की बात करते हैं। अब्जॉर्प्शन जैसे निकला है अब्जॉर्ब से, जज़ब से। अब देखें, ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर लेट से ग्लास की बनी हुई है, तो ग्लास के भी एटम्स तो होंगे ना। लेट से ये एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो इसके क्या होंगे, ऑर्बिट्स होंगे। लेट से ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है। अब पहले शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या होता है कि जब कोई लाइट रे आ रही होती है, जब लाइट रे का इंटरेक्शन होता है एटम के साथ, ग्लास एटम के साथ, ठीक है ना, तो उसका इंटरेक्शन होता है, तो क्या होता है कि ये जो एटम्स होते हैं, ये एटम्स लाइट की एनर्जी कुछ अब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड से एनर्जी अब्जॉर्ब करके वो हाई एनर्जी स्टेट पे जंप कर जाते हैं, इनकी एक्साइटेशन हो जाती है इलेक्ट्रॉन एटम्स की। उसके बाद जो है वो क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो लाइट लॉस हो जाता है। यानी कि ये जो तरह के लॉसेस होते हैं इसको अब्जॉर्प्शन लॉस कहते हैं। अब अब्जॉर्प्शन लॉस जो है वो दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक अब्जॉर्प्शन लॉस और एक्सट्रिंसिक अब्जॉर्प्शन लॉस। अब जो इंट्रिंसिक अब्जॉर्प्शन लॉस है ना, वो होते हैं जो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है उसके प्योर एटम्स की वजह से। अब प्योर एटम्स क्या होते हैं, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जिस मटेरियल की बनाई गई है उस मटेरियल के एटम्स प्योर एटम्स होंगे, ठीक है ना। अगर वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं तो वो जो लॉस होगा उसको कहते हैं इंट्रिंसिक अब्जॉर्प्शन लॉस। लेकिन क्या होता है कि जब ऑप्टिकल फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही होती है तो उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी ऐड करवाई जाती है या होती है, मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, और उस इम्प्योरिटी एटम्स भी क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं लाइट को कुछ ना कुछ। तो वो जो लॉस होगा वो होता है एक्सट्रिंसिक अब्जॉर्प्शन लॉस, जो कि इम्प्योरिटी एटम की वजह से होता है। इस तरह से ये अब्जॉर्प्शन लॉस होता है। उसके बाद है बेटा जी स्कैटरिंग लॉस। अब स्कैटरिंग लॉस जो होता है उसकी मेन वजह क्या है, कंपोजिशनल फ्लक्चुएशंस, कंपोजिशनल या इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल इनहोमोजेनिटीज़। इनहोमोजेनिटी का मतलब होता है जो है वो यकसा ना होना, एक जैसा ना होना, या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। होता ये है कि जब बेटा ऑप्टिकल फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही होती है, जो कोर है ना, कोर के अंदर डिफरेंट पॉइंट के ऊपर डेंसिटी डिफरेंट हो जाती है। हालांकि होना ये चाहिए था कि डेंसिटी जो है वो थ्रू आउट द कोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए थी, लेकिन होता ही है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होते हैं कि कहीं डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, कहीं डेंसिटी कम हो जाती है। इसको कहते हैं कंपोजिशनल फ्लक्चुएशन, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल इनहोमोजेनिटीज, यानी कि एक जैसा ना रहना, किसका, डेंसिटी का, कोर के अंदर डेंसिटी का एक जैसा ना रहना। इससे होता क्या है, इससे होता है कि लाइट ट्रैवल करती है, जब लाइट उन एरियाज़ के साथ जाकर हिट करती है जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, तो लाइट जो है वो आपको डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर जाती है, जिसकी वजह से आपका जो सिग्नल है वो असली हालत में जो है वो उस तरह से नहीं पहुँचता दूसरे एंड के ऊपर, रिसीविंग एंड को जिस तरह से आपने भेजा है।
क्योंकि वो तो स्कैटर कर गया बहुत ज़्यादा, इसलिए इस तरह के जो लॉसेस कहते हैं स्कैटरिंग लॉस। और ये भी जो है वो फर्दर दो तरह के ही होते हैं, मेनली दो तरह के होते हैं, लीनियर स्कैटरिंग। और लीनियर स्कैटरिंग की एग्जांपल है रिले स्कैटरिंग और माई स्कैटरिंग। ये हम लोग इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, बस ये आपने इसको ऐसे याद करना है। उसके बाद नॉन लीनियर स्कैटरिंग होती है, जिसमें जो है वो स्टिमुलेटेड ब्रिलियम स्कैटरिंग होती है, दूसरी तरफ जो है वो स्टिमुलेटेड रेमानॉन स्कैटरिंग होती है। तो ये जो है वो नॉन लीनियर स्कैटरिंग दो तरह की होती है और लीनियर स्कैटरिंग भी दो तरह की होती है। फिर उसके बाद है बेंडिंग लॉसेस। अब बेंडिंग लॉसेस क्या होते हैं कि आपको पता है ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कहीं ना कहीं उसकी बेंड आ जाता है, बेंड करवाना पड़ता है। एक शहर से दूसरे शहर अगर उसको उन्हें ऑप्टिकल फाइबर को लेके जाना है, डेफिनेटली उसमें बेंडिंग तो आएगी ही आएगी। तो दो तरह की बेंडिंग होती है, एक माइक्रो बेंडिंग होती है और एक जो होती है वो मैक्रो बेंडिंग होती है। तो होता ये है कि इस बेंडिंग की वजह से असल में होता ये है कि एंगल जो है ना वो वेरी कर जाता है। तो बेंडिंग की वजह से बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा हो जाता है। आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर लेस देन क्रिटिकल एंगल हो तो लाइट जो है वो उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होती, लाइट एस्केप कर जाती है। इस तरह से इस बेंडिंग की वजह से भी क्या होता है कि कुछ ना कुछ लाइट जो है वो एस्केप कर जाती है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। तो मैक्रो बेंडिंग में होता ही है कि लाइट जो है वो क्लोक्लेडिंग दोनों बेंड होती हैं, टोटली पूरी बेंड होती है। लेकिन माइक्रो बेंडिंग के अंदर क्या होता है, स्मॉल सी बेंडिंग होती है जो कि कोर की हो सकती है या क्लैडिंग की हो सकती है, स्मॉल सी बेंडिंग होती है, ठीक है ना, मामूली सी बेंडिंग हो जाती है। तो ये बेंडिंग जो है वो माइक्रो बेंडिंग जो है वो में भी उसकी एक वजह ये भी हो कि कहीं पर अगर ऑप्टिकल फाइबर टूट जाती है तो उसको जब जोड़ लगाते हैं तो उसमें थोड़ी सी बेंडिंग आ जाती है, तो वो माइक्रो बेंडिंग इस तरह से भी हो जाती है। लेकिन माइक्रो बेंडिंग जो है वो होल ओवरऑल बेंडिंग जो होती है वो उसको माइक्रो बेंडिंग कहते हैं। तो इस तरह से जो है वो दो तरह की बेंडिंग लॉस होते हैं, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, ये दो तरह की बेंडिंग लॉस होते हैं। इस तरह से जो है वो हमारे पास फाइनल जो लॉस है वो है बेटा डिस्पर्शन लॉस। अब डिस्पर्शन का मतलब होता है फैल जाना, ठीक है ना, फैल जाना। इसकी मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि देखें लेट्स से हमारे पास एक सिग्नल है जो हमने इनपुट किया है, लाइट सिग्नल, वो ये है, ये हमारे पास सिग्नल है। लेकिन रिसीविंग एंड के ऊपर यही जो लाइट सिग्नल है ये हमें इस हालत में नहीं मिलेगा, बल्कि ये क्या करेगा, ये इस तरह से जो है वो फैल जाएगा। इनपुट पे देखें सिग्नल जो है वो शार्प था, लेकिन आउटपुट पे सिग्नल जो है वो डिस्पर्स हो गया है, फैल गया है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा जो होता है बेसिकली ये होता है कि जब लाइट जो है वो एक जो एंट्रेंस एंगल से जब लाइट एक एंटर होती है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ होती है। अब डिफरेंट वेवलेंथ की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। अब डिफरेंट वेवलेंथ की जब स्पीड डिफरेंट होगी तो क्या होगा कि वो डिफरेंट टाइम में रिसीव होंगी, वो एक टाइम पर तो रिसीव नहीं होगी। जिसकी वेवलेंथ जो है वो स्मॉल होती है उसकी स्पीड ज़्यादा, जिसकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, जिसकी वेवलेंथ लॉन्गर होती है उसकी स्पीड कम होती है। जिसकी वजह से हमें दूसरे एंड के ऊपर जो है वो एक ही वक्त में सिग्नल रिसीव नहीं होते। इस वजह से जो है वो सिग्नल जो है वो स्प्रेड हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है ना। तो इस लॉस को कहते हैं डिस्पर्शन लॉस के, लाइट सिग्नल का डिस्पर्स हो, यानी जब लाइट को सिग्नल ट्रैवल करता है लॉन्ग ऑप्टिकल फाइबर तो वो क्या करता है, वो स्प्रेड हो जाता है, डिस्पर्शन हो जाती है उस सिग्नल की। इस तरह के लॉसेस को हम कहते हैं डिस्पर्शन लॉसेस। और ये भी दो तरह के होते हैं, इंटर मॉडल और इंट्रा मॉडल, ये दो तरह के होते हैं। तो ये जो लाइट का डिस्पर्स हो जाना इसको बेटा कहते हैं हम लोग डिस्पर्शन लॉसेस कहते हैं। तो बेटा ये है आपका आज का जो लेक्चर नंबर 8 था, जो हमने आज अभी इसको हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि बेटा आप लोगों को जो है वो इस लेक्चर की समझ आई होगी, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।